नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी कोई जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। दरअसल अपना आशियाना का सपना सभी का होता है। लोग अपनी जिंदगी की कमाई अपने ख्वाबों के घर में निवेश कर देते हैं। संपत्ति खरीदना विशेष रूप से नए मकान मालिकों के लिए एक भ्रमित करने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इसमें बहुत सारे जटिल कदम शामिल हैं और इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, शब्द जाल और कानूनी रूप से भरी हुई है, जिससे भ्रम पैदा होता है। वहीं खरीदार बिल्डर के हाथों धोखा भी खाते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े तमाम कानूनों के बारे में बताएंगे और संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े मसलों पर आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, आपको जानकारी देंगे। फ्लैट ऑनर्स के हक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 1 मई 2017 से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा एक साथ पूरे देश में लागू किया था, जो फ्लैट ऑनर्स के हकों की रक्षा के लिए बना हुआ है। वहीं एक खरीदार के रूप में आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिनका आपको पूरी तरह से पालन करना होता है। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। देश में कानून राज्य विशिष्ट कानून और संघीय कानून दोनों द्वारा शासित होते हैं। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जबकि संपत्ति का हस्तांतरण और विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। इसके कारण संपत्ति खरीदने और पंजीकृत करने की प्रक्रिया जटिल लग सकती है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। रियल एस्टेट से कानून से जुड़ी कानूनी पहलू और इसकी पेचीदगियों को हम समझेंगे। हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता संजय जैन जी हैं। बहुत स्वागत है संजय जैन जी आपका। अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी मसला, कोई भी सवाल, कोई भी शंका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को आज का विषय बता देते हैं। विषय आज का आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। दरअसल ये हमारा आज का विषय है, हम आपको दिखा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई आपको भी अगर कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है 7065013841 8377009636। इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो संजय जैन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो रियल एस्टेट कानून क्या है, ये रेरा क्या है, हमें ये बताइए। रेरा एक बॉडी है जिसको बनाया गया है होम बायर्स के बेनिफिट के लिए, बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए। कानून में बिल्डर्स पहले क्या होता था, जितने भी बिल्डर्स थे वो पैसे ले लेते थे और प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बायर को, होम बायर को नहीं होती थी और उसके प्रोजेक्ट को डिले पे डिले करते रहते थे। जी जी। इन सब चीजों को रोकने के लिए और उनका पैसा स्थानांतरण, ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं हो, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई रेरा, जो कि धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही है बिल्डरों पे। जो जेन्युइन बिल्डर्स है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नॉन जेन्युइन बिल्डर्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। इसके तहत होम बायर को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रेरा की वेबसाइट पे कि क्या प्रोजेक्ट है, कितने दिन में कवर होगा, कंप्लीट होगा और उसके क्या क्या ओनर्स हैं और कौन कौन से क्षेत्रफल है, कितने एरिया उसको मिल जाएगा, इसके अंदर कितने फ्लैट टोटल लॉटीज इसके अंदर आएंगे, जो कि पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। एक तरीके से ये होम बायर, जो जागरूक होम बायर है, उसके लिए ये एक ड्यू डिलीजेंस, सेल्फ ड्यू डिलीजेंस करने का जरिया है। इसके साथ ही अगर उसकी सफरिंग है और वो नहीं मिल पा रहा है, उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो बिल्डर के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है। फ्लैट मांगने के लिए भी कर सकता है और अपना पैसा रिफंड मांगने के लिए भी कर सकता है जी। दोनों में उसको बेनिफिट मिल सकता है। और वो कोर्ट, जैसे पिछले साल लगभग 50,000 केस रेरा में फाइल हुए, लगभग 35,000 केस 6 से 8 महीने में सॉल्व हो। तो ये बहुत फास्ट स्पीड से एक रिजोल्यूशन दिया जा रहा है होम बायर्स को, जो कि पहले 8 साल 10 साल, जैसे आप जानते होंगे कल उसका फैसला आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आया, जिसके अंदर उसकी 2 टावर्स को डिमोलिश कर दिया।
ये वो 2 टावर बनी इसलिए पाए क्योंकि उस टाइम रेरा नहीं था। अगर रेरा होता तो होम बायर को पता होता कि जिस टावर पे पैसे लगा रहे हैं वो इलीगल है। बिल्कुल। तो ये बेनिफिट्स होम बायर्स के लिए हैं। ठीक है संजय जैन जी, संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी रोकने के लिए बुनियादी तौर पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? क्योंकि जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो एक आम इंसान को वो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती जो कि पता होनी चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, ये तफसील से बताएं। देखिए, जब आप संपत्ति खरीदते हैं तो 2 माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। एक, जब आप बनी बनाई संपत्ति खरीदते हैं, एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है उसको खरीदते हैं। जब आप बनी बनाई संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें रेरा आपकी बहुत मदद नहीं करता। उसमें आपको खुद किसी कानूनी सलाहकार की मदद लेके उसका ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, जिसमें उसको देखना चाहिए उसकी पिछली चेन प्रॉपर्टी की पूरी है कि नहीं, नक्शा पास है कि नहीं, पोजेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, और जो रजिस्ट्री हुई है वो नियम कानून के तहत हुई है कि नहीं हुई, और बाकी जो परमिशंस हैं वो हैं कि नहीं। जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आज के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है रेरा के आने के बाद से कि हर एक को इसका ध्यान करना है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसके अंदर बिल्डर का कोई मौलिक अधिकार है कि नहीं, बिल्डर के पास क्या राइट्स हैं, बिल्डर जो आपको जमीन दे रहा है वो उसका मालिक है कि नहीं, जो वो पैसा आप जो पैसा उसको दे रहे हो वो पैसा वो एस्क्रो अकाउंट में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। ताकि ये इसलिए जरूरी है ताकि वो पैसे से कोई और जमीन ले ले, कहीं और प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करे और आपका प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल हो जाए जिसमें आपने पैसे लगाए हैं। जी ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। जी 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 संजय जैन जी, ये भी बताइए कि अगर हम निर्माणाधीन संपत्ति खरीद रही हैं तो ये रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत आता है? जी, इसमें 2 बातें हैं। अगर आप छोटी संपत्ति खरीदते हैं जो कि 250-300 गज से कम है या 800 गज से कम है, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप वो इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली वो रेरा के नियमों का अधिनियम आएगा। ठीक है, इसके क्या कुछ प्रावधान रहते हैं? मुख्य प्रावधान क्या है? हर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर होना जरूरी है जी, जिसमें उसको जो बिल्डर है उसको नक्शा पास डालना पड़ेगा, उसको परमिशन डालनी पड़ेगी, जो उसने परचेज किए लैंड उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देगा, कितने यूनिट बनाएगा जी, ये उसका मालिक अधिकार किस तरीके से आया है, ये सारी चीजें आपको रेरा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर इसमें किसी चीज का कोई उल्लंघन है तो आप जो भी होम बायर है उसको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। खरीदारों को क्या सुरक्षा या फिर फायदा इससे मिलता है? जितने भी खरीदार हैं उनको अगर रेरा के तहत कोई 2 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, वैसे तो अब 2 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी रेरा से कवर्ड हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये है कि उनकी जो पैसा जाता है वो एस्क्रो अकाउंट में जाए। एस्क्रो अकाउंट में जाने के बाद बिल्डर उसमें से मनमानी के अनुसार पैसे निकलता है, बिल्डर को उसमें कंस्ट्रक्शन में पैसे डालने ही पड़े जी। तो जिससे ये श्योरिटी हो जाती है कि कुछ समय के बाद उसको उसका फ्लैट मिल जाएगा, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है। खुद का फ्लैट मिलना, आप पैसे लगाते हैं वो नहीं मिलता है, तो उसको रोकने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए रेरा एक बॉडी बनाई गई है जिससे आपको तय समय अनुसार आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। संजय जैन जी, भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 भूमि से संबंधित स्टैंप शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करता है, इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी अहमियत के बारे में बताएं। देखिए, जो स्टैंप एक्ट है उसके हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पे स्टैंप लगनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप सेल डीड कराते हैं, जब आप पूरा पैसा देने के बाद, पोजेशन लेने के बाद सेल डीड कराते हैं, तो हम लोग सब लोग अपना सेल डीड रजिस्टर कराते हैं, उस पे पूरी स्टैंप ड्यूटी देते हैं। जबकि नियम ये कहता है कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है, वो एग्रीमेंट टू सेल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस पे आपको गवर्नमेंट को उपयुक्त स्टैंप ड्यूटी देनी चाहिए, जो कि पूरी नहीं जाती है। वो लगभग कोई हर स्टेट वाइज अलग अलग है, लगभग कोई 4 से 5% के बीच में जाती है।
जिससे आपको ये सुरक्षित हो जाता है कि ये एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है और आप निश्चित होते हैं कि वो बिल्डर वो अपार्टमेंट किसी और को नहीं दे सकता। एक कानून की बॉडी के साथ, गवर्नमेंट बॉडी के साथ आपका प्रोजेक्ट, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। संपत्ति की खरीद बिक्री में जो अधिनियम लागू होता है वह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 है क्या? जी। इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान रहते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा है कि जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके सारे राइट्स आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें साथ में 2 प्रावधान और भी हैं कि जो खरीदार है उसको जागरूक होना पड़ता है कि इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। उसको अपनी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, जिसको हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। उसको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए खरीदने से पहले कि इसमें कोई जोखिम तो नहीं है किसी तरीके का। अगर नहीं है तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये दूसरा प्रावधान ये है कि जो खरीदार है उसके पास वही टाइटल आएगा जो बिकवारी जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास है। अगर उसके पास टाइटल साफ नहीं है तो उसके पास बेटर टाइटल नहीं आ सकता, जिसके बारे में कम से कम लोग जानते हैं। जी संजय जैन जी, रेरा क्या है ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये क्यों आज के वक्त इतना ज्यादा जरूरी हो गया, इस बारे में भी बताइए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकल के सामने आती है कि जो फ्लैट के जो बिल्डर्स होते हैं वो तमाम दावे और वायदे करते हैं, लेकिन उस तय वक्त पर कहीं ना कहीं जो खरीदार हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं कर पाते, यानी कि पोजीशन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में कई केसेस इस तरह के सामने आते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आज के वक्त में क्यों आपको ऐसा लगता है या क्यों इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि रेरा को लेकर आया गया? देखिए, रेरा एक कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। पिछले कई दशकों से अगर आप देखेंगे, कई सालों से आप देखेंगे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिसको अपना घर बनाने का सपना है, वो इकट्ठे पैसे नहीं निकाल पाते, तो उसको वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लेता है, जिसके उसको बेनिफिट होते हैं। वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पैसे दे सकता है। ठीक है संजीव जी, ठीक है, ये इस पे मैं बातचीत आपसे जारी रखूंगी जैन साहब, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर संजय जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नवीन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, और इसलिए हम तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो कृपया टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें, ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो सके और आपकी जो शंकाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसका समाधान हमारे जो विशेष अधिवक्ता हैं वो कर सकें। दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। विनोद जी, अपना सवाल बताइए। जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैम, एक मैटर है सर मैम जी, उसमें ये है कि 26/10/1988 को एक मदन गोपाल बर्ग के नाम से जमीन थी, प्रॉपर्टी, तो वो जो है विदेश चले गए थे जमींदारी प्रथा पर, लगभग 1952-53 चले गए थे। उनके नाम से दूसरे किसी व्यक्ति ने मदन गोपाल बन करके बैनामा कर दिया दूसरे का। हम यही जानना चाह रहे, इनको जो कहिए साबित मदन गोपाल नहीं थे। ठीक है संजय जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जिसकी संपत्ति होती है वो अब्रॉड चले जाते हैं और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति धोखाधड़ी करके की उस संपत्ति को अपने नाम कर लेता है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है इनसे कि क्या ये खरीदार हैं या ये उनके वारिस हैं? सर, आप खरीदार हैं या फिर उनके वारिस है? नहीं, वारिस वगैरह कोई नहीं था। हमने जो है उनका बहुत पहले से हम उससे कब्जा, कुछ जमीन जो है हमारे नाम से है और बाकी जो है उससे हम जोत बो रहे थे। नियम से हमें मिलना चाहिए, हमें नहीं मिल पाया। जो मिला जो है दूसरे ने देर में खड़ा करके अपना बैनामा करा दिया उन्होंने। नियम ये है कि अगर आप 12 साल से जमीन जोत रहे हैं तो आपका एडवर्स पोजेशन जमीन पे हो जाएगा, आपको कोई बेदखल नहीं कर सकता है जी। अगर 12 साल से जमीन जोत रहे हैं तो आपको बेदखल नहीं कर सकता है, चाहे किसी ने जमीन अपने नाम में ट्रांसफर भी करा ली हो। आपके पास एडवर्स पोजीशन है, वो टाइटल ले सकता है, पोजीशन आपसे नहीं ले पाएगा।
चलिए विनोद जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्या कुछ आगे आपको करना है। दरअसल रेरा से संबंधित हम सवाल पूछ रहे थे आपसे कि क्यों आखिर ये इतना ज़रूरी हो गया है, क्या वजह इसके पीछे है कि रेरा आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संजय जैन जी। देखिए, रेरा का जो मेन मुख्य रीजन है रेरा बनाने का वो ये है कि जितने भी होम बायर्स हैं, छोटे होम बायर्स हैं जी। जो छोटे छोटे पैसे जोड़ के अपना घर खरीदने की, अपने सर पे छत की एक आस रखते हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्डर्स पहले, रेरा के आने से पहले बिल्डर क्या करते थे, आपको कुछ बताते नहीं थे, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन का जानने का सोर्स नहीं होता था जी। और वो अपनी मनमानी करते थे। जब से रेरा आया है, हर बायर को जो जागरूक है उसको इंफॉर्मेशन पता है वो किस प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की क्या क्या उसमें फैसिलिटीज मिलेंगी, कितने लॉटरीज होंगे। वो मनमानी ढंग से टावर ऐड या लेस नहीं कर सकता। उसको जो कुछ करना पड़ेगा अथॉरिटी की परमिशन से ही कर सकता है कोई भी चीज। दूसरा, बिल्डर क्या करते थे, आपसे पैसे ले लेते थे पूरे और वो दूसरा प्रोजेक्ट साथ में चालू करते थे। तो दूसरा प्रोजेक्ट चालू करने से वो प्रोजेक्ट भी पूरा बिकता नहीं था, आपका प्रोजेक्ट भी पूरा होता नहीं था और आपको छत नहीं मिलती थी। तो रेरा के अंदर जो एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान है उसके अंदर बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के साथ ही पैसे निकाल सकता है, अदरवाइज पैसे वो नहीं निकाल सकता। एक परसेंटेज है शायद 10 या 20% जो वो अपने खर्चे के लिए निकाल सकता है। चलिए संजय जैन जी, इसमें बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शैलेश जी हैं, मुंबई से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते, धन्यवाद मैडम। जी नमस्कार। मुझे सर जी से पूछना है, मेरे पिताजी ऑफ हो गए तो जाते थे उन्होंने थोड़ा अपना घर और उसके आजू बगल में जो आंगन वाली जगह थी वो छोड़ गए थे। तो उसको हमारे को डेवलपमेंट उन्होंने राइट्स दिए हुए थे। तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि हम अगर उसका 7/12 बदली करने जाते हैं तो कहते हैं कि आपका वो होगा नहीं। उन्होंने मुझे डेवलपमेंट राइट दिए हुए जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं उनके और चार्जेस वगैरह भर के किए हुए हैं हम। तो हम अभी बता रहे कि ना आप खरीदी में हो ना तो वारिस में बैठे हो, ऐसा प्रॉब्लम है जी। संजय जैन जी, तो हमें क्या इसमें हमें आप क्या मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसमें आपके पिताजी के पास क्या अधिकार था, वो मालिक थे या उन्होंने डेवलपमेंट राइट्स आगे से लिए हुए? खुद के कमाई से अपना घर बनवाया था और जगह ली हुई था। खुद की कमाई पास से? वो संपत्ति के मालिक थे खुद? जी खुद मालिक थे। तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है या ये लीज डीड है? उनका पिताजी का रजिस्टर्ड सेल डीड है, खरीदी पत्र है, खरीद पत्र बोला। आपकी आवाज नहीं आ रही, माफी चाहता हूँ। जी हाँ, और उन्होंने हमें डेवलपमेंट राइट दिए हुए थे। नहीं, वो इनका कहना है कि वो मालिक थे, इनके पास पूरे कागजात है उसके। आपकी आवाज भी कट गई है। संजय जैन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ, इनका कहना है कि वो जो इनके पिताजी थे वो पूरी तरह से मालिक थे, उसके कागजात भी इनके पास है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं इनके पास। तो वो जो आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड? लगता है शैलेश जी का फोन कट गया। फिर भी आप क्या कुछ कानूनी सलाह नहीं देना चाहेंगे? आप दे सकते हैं। अगर उनका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है और उनके पिताजी की विल है तो उनके जितने भी बाकी उनके वारिस हैं उनको इनको डेवलपमेंट राइट देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोर्ट के माध्यम से चाहे तो इनको डेवलपमेंट राइट मिलेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आज हम संपत्ति से रिलेटेड कानून के बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना के बारे में भी आप सर हमें बताइए, क्योंकि इसका क्या कुछ रोल रहता है, ये भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक तो इसमें चेयरमैन होते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक ऑफिसर जो होते हैं जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं हम लोग, तो वो ट्रिब्यूनल में जो ऑफिसर होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के होने चाहिए, जो कि कानून में प्रावधान। और उसके बाद इसकी जो अपील है वो DRAT में जाएगी, जो वो रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी, जो कि 60 दिन के अंदर वो आदमी कर सकता है। उसके बाद
जो आगे की कार्रवाई है वो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की होगी। इसके अंदर आप सेक्शन 18 के अंदर पोजेशन मांग सकते हैं, डिलेड पोजेशन मांग सकते हैं, और सेक्शन 31 के अंदर कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हैं रेरा के अंदर जी। और इसमें प्रमोटर्स की अपील नॉर्मली एडमिट नहीं होती है जब तक कि वो पूरे पैसे या कम से कम 30% पैसे जमा नहीं करा देते। तो इसलिए ये बहुत सबके लिए बहुत सेफ है और सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला है। बिल्कुल, सबके लिए बहुत सेफ है और बहुत जरूरी भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय जैन जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को संपत्ति से जुड़े कानून के बारे में बताया। आपने बताया कि रेरा क्या है और किस तरह से रेरा लोगों को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनकी संपत्ति में जिस भी तरह की धोखाधड़ी होती है वो धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए रेरा लाया गया। और रेरा इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लोगों के सामने आ रही थी कि उनकी संपत्ति में धोखाधड़ी हुई के लिहाजा आपने बहुत तफसील से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।